हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि मैथ्स पढ़ने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ सकती है। ये जो आपका मैथ्स है ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक मैथ्स नहीं रहने वाला है, इसके अंदर हम एडवांस मैथ्स को भी कवर करेंगे। बट सबसे पहले हमें कुछ चैप्टर्स का पढ़ना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल आपका परसेंटेज। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि परसेंटेज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। परसेंटेज पढ़ने पे इसके नाम के अंदर ही अब इसका सब चीजें आपको डिफाइन हो जाती है। जैसे कि मैंने लिख दिया है परसेंटेज। अगर मैं परसेंटेज को दो पार्ट्स में डिवाइड करूं, लाइक फॉर एग्जांपल यहां से पर का मतलब होता है जैसे अपॉन। फॉर एग्जांपल 1/2, 2/3, 3/4, हम ऐसी जितनी वैल्यूज बोलते हैं उन सबका मतलब होता है ये पर। और सेंट का जो मतलब होता है मेरे पास वो होता है 100। अब परसेंटेज पढ़ने के लिए हम ऐसे बोल सकते हैं कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इस रिमोट की बात करूं, वैसे तो ये एसी का रिमोट है, बट ये अपने आप में 100% होगा। अगर मैं इस रिमोट को दो पार्ट्स में डिवाइड करूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको एग्जैक्टली दो पार्ट्स में डिवाइड करूं, तो 50% मेरा इस साइड चला जाएगा और 50% मेरे रिमोट का इस साइड चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज अपने आप में 100% है, और 50% अगर मैं इसको इस साइड काट दूं और 50% इस साइड काट दूं, तो वो मेरे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा। टोटल तो 100% ही है। अब परसेंटेज पढ़ने के लिए हम दो चीजें पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो पहली चीज है जो हम पढ़ते हैं वो है मेरे पास फ्रैक्शन से परसेंटेज जाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। फ्रैक्शन टू परसेंटेज। अब फ्रैक्शन से परसेंटेज जाने के लिए, अब मुझे पता है कि कई बच्चे जो हैं वो फ्रैक्शन से बहुत घबरा जाते हैं। फ्रैक्शन कुछ भी नहीं होता। देखो पहले हमारे पास तीन टाइप के नंबर होते हैं। तीन टाइप के नंबर पहले मेरे पास आ गए सिंपल नंबर, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये चलते रहेंगे, काउंटिंग कभी भी खत्म नहीं होती। ये मेरे पास होते हैं सिंपल नंबर्स। फिर मेरे पास आ जाते हैं फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस मेरे पास क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, ये सारे मेरे पास आ जाते हैं फ्रैक्शंस। अब इसके बाद जो तीसरे मेरे पास टर्म्स आती हैं वो मेरे पास आती है मिक्स फ्रैक्शंस। अब मिक्स फ्रैक्शंस कैसे क्या होती हैं, जैसे 16 2/3, 14 2/7, 11 1/9, ये मेरे पास सारे के सारे जो होते हैं वो होते क्या हैं, मिक्स फ्रैक्शंस। अब अगर मैं बात करूं परसेंटेज की, तो परसेंटेज की जैसे मैंने आपको बताया पर का मतलब है अपॉन और सेंट का मतलब है मेरे पास 100। अब परसेंटेज साइन को डिफाइन किससे किया जाता है, इस साइन से। क्या आप सब लोग देख पा रहे हैं, ये मैंने एक साइन लगा दी है जिसमें लिखा जाता है, एक साइन दिया जाता है जिसको हम डिफाइन करते हैं परसेंटेज से। अब अगर मैं बात करूं आपकी परसेंटेज की, तो परसेंटेज में हमें दो चीजें निकालने की जरूरत पड़ जाती है। एक मेरे पास होती है फ्रैक्शन से परसेंटेज और दूसरी मेरे से होती है परसेंटेज से फ्रैक्शन। अगर मैं फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाऊं तो मैं क्या चीजें करूंगा, परसेंटेज से फ्रैक्शन जाने के लिए मुझे क्या चीजें करनी पड़ेंगी। जब भी मैं परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाऊंगा तो मुझे अपॉन 100 करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं लिख रहा हूं 10%, मैंने लिख दिया 10%। अब मुझे 10% से फ्रैक्शन में जाना है तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड बाय 100। अब परसेंटेज का साइन जितनी बार हटेगा तो नीचे क्या आएगा, ये परसेंटेज का साइन हटेगा तो नीचे आएगा 100। जीरो से मैं जीरो खत्म करूंगा और मेरी फ्रैक्शन वैल्यू 10% की कितनी आ जाएगी, 1/10। वैसे ही अगर मैं 20% की बात करूं तो 20% कितना हो जाएगा, 20 परसेंटेज का साइन हटेगा, अपॉन में आएगा 100। जीरो से मैं जीरो खत्म करूंगा, 2 1 जा 2 5 जा, तो फ्रैक्शन वैल्यू मेरे पास हो जाएगी कितनी, 1/5।
ऐसे ही हमने सीखा कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने के लिए हर बार मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। वैसे ही अगर मुझे फ्रैक्शन से परसेंटेज की तरफ जाना है, मैं फिर से अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, अगर मुझे फ्रैक्शन से परसेंटेज की तरफ जाना है, फॉर एग्जांपल फ्रैक्शन से परसेंटेज की तरफ, तो मुझे क्या करना है? अब फ्रैक्शन मेरे पास होती क्या है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया 1/2, 2/3, 3/4, जो p बाई क्यू की फॉर्म में होती है। p बाई क्यू की फॉर्म में होने की वजह से उसको फ्रैक्शन बोला जाता है। अब फ्रैक्शन है फॉर एग्जांपल मेरे पास 1/2 और मुझे किस में जाना है? परसेंटेज में जाना है। तो यहां पे अगर मैं फ्रैक्शन परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने के लिए डिवाइड बाय 100 करता हूं, तो फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय 100%। अगर मैं 1/2 मेरे पास एक फ्रैक्शन वैल्यू है और मुझे परसेंटेज में जाना है, तो मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाई बाय 100। 2 1 जा 2 50 जा, तो 1/2 की परसेंटेज वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास? 50%। तो इसमें मेरे हिसाब से किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर मैं कोई और एक वैल्यू ले लूं, फॉर एग्जांपल 1/4 मेरे पास एक फ्रैक्शन वैल्यू है, इसमें सब एग्री करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब 1/4 से एक फ्रैक्शन वैल्यू है और मुझे इससे परसेंटेज में जाना है, तो मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाई बाय 100। मल्टीप्लाई बाय 100 और एक परसेंट, 4 1 जा 425 जा, और 1/4 की परसेंटेज वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 25%। इसमें भी मेरे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अभी तक हमने सिर्फ दो चीजें सीखी। पहली चीज हमने सीखी कि अगर मुझे परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है, तो मैं क्या करूंगा? डिवाइड बाय 100%। और वहीं पे अगर मुझे फ्रैक्शन से परसेंटेज की तरफ जाना है, तो मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाई बाय 100%। अब देखो, मैथ्स में कोई भी चीज जो है वो रटी नहीं जाती है। रटना इन द सेंस, कोई भी चीज को क्रैम नहीं किया जाता, कोई भी चीज याद नहीं की जाती, सिवाय कुछ चीजों को छोड़ के। अब वो कुछ चीजें क्या हैं, वो मैं आपको अभी बोर्ड पे लिख के बताऊंगा कि क्या क्या चीजें जो हैं जो मैथ्स में याद करनी पड़ती हैं। सबसे पहले तो आपको आने चाहिए टेबल्स। अब टेबल्स कहां से कहां तक आने चाहिए? देखो, सिंपल सी बात है, हम कंपेटिटिव की दुनिया में आ रहे हैं, तो कंपेटिटिव को और ज्यादा अपनी अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा इलेबोरेट करने के लिए हमें कुछ चीजों को तो याद करना पड़ेगा। तो मैं आपसे चाहता हूं, आप सिर्फ मुझे 4 चीजें याद करके दें। सबसे पहली चीज जो आपको आनी चाहिए, जो आपको याद करनी है, इन शॉर्ट, वो है आपके टेबल्स। और कहां से कहां तक के? 1 से लेके 30 तक के टेबल्स आपको टिप्स पे होने चाहिए। दूसरी चीज जो आपको आनी चाहिए, वो है आपके स्केयर्स। स्केयर्स कहां से कहां तक के? वो भी मुझे 1 से लेके 30 तक के स्केयर्स जो हैं वो याद करने पड़ेंगे। तीसरी चीज जो हमें आनी चाहिए, वो है मेरे पास क्यूब्स, 1 से लेके 15 तक के क्यूब्स। और चौथी एंड द लास्ट चीज जो आनी चाहिए, वो है मेरे पास परसेंटेज टेबल। अब ये जो परसेंटेज टेबल है, मैंने कई जगह पे देखा हुआ है कि किसमें याद करवाया जाता है? डेसिमल्स में याद करवाया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत चीज है। हमें फोन के नंबर याद नहीं होते हैं, तो ये डेसिमल्स में हम कब याद कर पाए? इसीलिए जो मैं आज की क्लास में थोड़ी देर के अंदर आपको ये परसेंटेज टेबल पूरा करवाऊंगा, वो आपने अगर याद कर लिया तो आपका सारा गेम बन जाएगी। कहने का मतलब ये जो परसेंटेज टेबल है, ये सिर्फ परसेंटेज में काम नहीं आएगा। आपके आने वाले जितने चैप्टर्स हैं, चाहे मैं बात करूं रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, चाहे मैं बात करूं आपके स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम की, इवन आपके जितने चैप्टर्स हैं, इवन एडवांस मैथ्स के भी, अर्थमेटिक को छोड़ के एडवांस मैथ्स के भी जो चैप्टर्स हैं, वहां पे भी ये परसेंटेज टेबल जो है वो काम आ जाता है। तो आप इसकी इंपॉर्टेंस को इस हिसाब से समझ सकते हो। तो अब हम बात करेंगे इस परसेंटेज टेबल की कि ये परसेंटेज टेबल होता क्या है। तो ठीक है, विदाउट टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज टेबल। अब परसेंटेज टेबल को समझने के लिए आपको मेरी उसी बात पे वापस जाना पड़ेगा कि कोई भी चीज अपने आप में होती है 100%। कितने परसेंट? 100%। मैं फिर से अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं कि कोई भी चीज अपने आप में होती है 100%। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं
कि मेरे पास 1/1 मेरे पास कितना हो जाएगा 100%। अब मैं बात करूं कि 1/2 एक चीज है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं तो कितना आ जाएगा 50%। आप ऐसे समझ सकते हो कि मेरे पास एक चॉकलेट है और वो मुझे दो लोगों में बांटना है। मैं फिर से अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, मेरे पास एक चॉकलेट है और दो लोगों के अंदर बांटना है, तो पर बच्चे को मैं कितना कितना दूंगा अगर मुझे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है तो सेम बात आ गई, 50% मैं एक बच्चे को दूंगा चॉकलेट का वो पीस और 50% मैं दूसरे बच्चे को दूंगा वो चॉकलेट का पीस। अब मैं आ जाता हूं 1/3। सेम एक चॉकलेट है, मुझे 3 बच्चों में डिवाइड करना है। मैं फिर से अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, एक चॉकलेट है 3 बच्चों में डिवाइड करना है, तो उसकी मेरे पास परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी 33 1/3%। और इसको हम 33.33% भी बोल सकते हैं। अब उसके बाद सेम वही बात आ गई कि मेरे पास एक चॉकलेट है, 4 बच्चों में डिवाइड करना है, तो पर को मैं कितना दूंगा 25%। और 1/5 एक चॉकलेट 5 बच्चों में डिवाइड करना है, आ गया मेरे पास 20%। ऐसे करके एक बार मैं परसेंटेज टेबल बना देता हूं। अब मेरे पास आ जाएगा 1/6। 1/6 की परसेंटेज वैल्यू होती है 16 2/3%। 1/7 की परसेंटेज वैल्यू होती है 14 2/7%। 1/8 की परसेंटेज वैल्यू होती है 12 1/2%। 1/9 की परसेंटेज वैल्यू होती है 11 1/9%। 1/10 की परसेंटेज वैल्यू होती है 10%। 1/11 की परसेंटेज वैल्यू होती है 9 1/11%। 1/12 की परसेंटेज वैल्यू होती है 8 1/3%। 1/13 की परसेंटेज वैल्यू होती है 7 9/13%। 1/14 की परसेंटेज वैल्यू होती है 7 1/7%। 1/15 की परसेंटेज वैल्यू होती है 6 2/3%। 1/16 की परसेंटेज वैल्यू होती है 6 1/4%। 1/17 की परसेंटेज वैल्यू होती है 5 15/17%। 1/18 की परसेंटेज होती है 5 5/9%। 1/19 की परसेंटेज वैल्यू होती है 5 5/19%। और 1/20 की परसेंटेज वैल्यू होती है मेरे पास 5%। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने पूरा का पूरा परसेंटेज टेबल आपके लिए बोर्ड पे लिख दिया है। एक बार मैं फिर से पढ़ के बता देता हूं। 1/1 मेरे पास रहेगा 100%। 1/2 मेरे पास रहेगा 50%। 1/3 मेरे पास रहेगा 33 1/3%। 1/4 मेरे पास रहेगा 25%। 1/5 मेरे पास रहेगा 20%। 1/6 मेरे पास रहेगा 16 2/3%। 1/7 मेरे पास रहेगा 14 2/7%। 1/8 मेरे पास रहेगा 12 1/2%। 1/9 मेरे पास रहेगा 11 1/9%। और 1/10 मेरे पास रहेगा 10%। 1/11 मेरे पास रहेगा 9 1/11%। 1/12 मेरे पास रहेगा 8 1/3%। 1/13 मेरे पास रहेगा 7 9/13%। 1/14 मेरे पास रहेगा 7 1/4%। 1/15 मेरे पास रहेगा 6 2/3%। 1/16 मेरे पास रहेगा 6 1/4%। 1/17 मेरे पास रहेगा 5 15/17%। 1/18 मेरे पास रहेगा 5 5/9%। 1/19 मेरे पास रहेगा 5 5/19%। और 1/20 मेरे पास कितना रहेगा 5%। अब ये जो परसेंटेज टेबल है, ये हमें क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, कैम करना पड़ेगा। इन शॉर्ट अगर लोकल लैंग्वेज में बोलूं तो रट्टा मारना पड़ेगा। इसके अलावा मेरे पास कोई भी चारा नहीं है। अगर आपने ये परसेंटेज टेबल याद कर लिया तो आने वाली क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा कि विद इन ए सेकेंड्स में हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीजें पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे
फॉर एग्जाम्पल कल के दिन अगर मुझे जरूरत पड़ जाती है 1/7 की परसेंटेज वैल्यू का, मुझे कोई बता सकते हैं? बिल्कुल, अभी हमने परसेंटेज टेबल में पढ़ा कि 1/7 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो मेरे पास कितनी रहती है? 14 2/7%। वहीं पे अगर मुझे 2/7 की जरूरत पड़ गई, किसकी? 2/7 की, तो मैं क्या करूंगा? अब हमने तो सीखा है कि जब भी अपॉन में कितना आएगा? 7 आएगा। मुझे यहां पे सिर्फ एक चीज पता है कि 1/7 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? 14 2/7%। तो यहां पे ये मेरे पास न्यूमिनेटर होता है, ऊपर वाली वैल्यू, नीचे मेरे पास क्या रहता है? डिनोमिनेटर रहता है। तो जो मेरे पास न्यूमिनेटर में होगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे 2 है, तो मैं एक 2 से मल्टीप्लाई करूंगा यहां पे और एक 2 से मल्टीप्लाई करूंगा यहां पे। तो 14 2 जा मेरे पास कितना हो जाएगा? 28। 2 2 जा 4 अपॉन में आ जाएगा 7। वैसे ही 3/7 की अगर परसेंटेज वैल्यू निकालने जाऊंगा तो मुझे नहीं पता वो कितनी होती है, लेकिन मुझे एक चीज सीखी है मैंने कि जब भी मेरे पास 1/7 आएगा उसकी फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू रहती है 14 2/7%। तो जैसे यहां पे 3 आ चुका है तो एक 3 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा यहां पे, एक 3 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा यहां पे। तो 14 3 जा मेरे पास हो जाएगा 42, 3 2 जा 6 और अपॉन में आ जाएगा 7। तो 3/7 की परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी 42 6/7%। वैसे ही 4/7 की बात करते हैं। 4/7 अगेन मुझे नहीं पता क्या रहेगी, लेकिन मैंने एक चीज सीखी है कि 1/7 जब भी मेरे पास आएगा तो उसकी मेरे पास परसेंटेज वैल्यू होती है 14 2/7%। तो वैसे ही यहां पे मेरे पास क्या आ चुका है? 4 आ चुका है। तो एक 4 मल्टीप्लाई करेगा यहां पे और एक 4 मल्टीप्लाई करेगा यहां पे, और 14 4 मेरे पास कितना होता है? 56, और 4 2 आ जाएगा 8/7, जो कि मेरा आंसर अधूरा है। अब आप बोलोगे सर कि ये अधूरा कैसे है? उसका एक रीजन है। रीजन उसका ये है कि अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहां पे मेरे पास कितना आ रहा है? 6/7, 4/7, 2/7। अगर मैं थोड़ा सा पीछे चलूं, आप परसेंटेज टेबल में देख सकते हैं जो मैं मिक्स फ्रैक्शन में लिख रहा हूं, 2/3, 2/7, 1/2, 1/9। कहने का मतलब ये है, ऊपर वाला मेरे पास न्यूमिनेटर है, नीचे वाला मेरे पास डिनोमिनेटर है। न्यूमिनेटर कभी भी डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं हो सकता। मैं फिर से अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, न्यूमिनेटर कभी भी डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं हो सकता। आप चेक कर सकते हैं कहीं पे भी न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं होगा। इसीलिए ये हमारा जो आंसर है वो कोई गलत नहीं है। 56 8/7 इज नॉट ए रॉन्ग आंसर, बट इट इज इनकम्प्लीट आंसर। इसको कंप्लीट कैसे किया जाएगा? 56 8/7 लिखे हैं तो इसको वैसे का वैसे रहने दो। 56 को 8 को आगे फर्दर डिवाइड कर लो 7 से। तो अगर मैं 8 को डिवाइड करूंगा 7 से तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, और ये मेरे पास क्या होता है? ये मेरे पास होता है कोशेंट, ये मेरे पास होता है रिमाइंडर, और ये मेरे पास क्या होता है? डिवाइजर। इसको लिखने का तरीका क्या रहता है? जो मेरे पास कोशेंट होता है वो आ जाता है यहां पे, रिमाइंडर चला जाता है ऊपर, और डिवाइजर जो है वो आ जाता है नीचे। तो 56 में ये जो मैंने आंसर निकाला हुआ है, अगर मैं ये प्लस कर दूं तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 56 प्लस 1 होल 1/7 को मैं लिख सकता हूं 57 होल 1/7%। ये आपका क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा। एक बार फिर से सीखते हैं। मुझे नहीं पता था कि 4/7 में इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या रहने वाली है, लेकिन मुझे एक चीज पता था कि 1/7 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? 14 2/7%। इसीलिए मैंने क्या किया? एक 4 से मल्टीप्लाई किया यहां पे, एक 4 से न्यूमिनेटर में। तो 14 4 जा तो 56 आ गया, लेकिन 4 2 जा कितना आ गया? 8/7। 8/7। तो जैसे ही अपॉन में 7 आ रहा है, न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा हो रहा है, इसीलिए मैं क्या करूंगा? इसको आगे फर्दर डिवाइड करूंगा। जैसे ही मैंने इसको आगे फर्दर डिवाइड किया, मेरे पास वैल्यू आ गई 1 होल 1/7। तो उसको मुझे, जो मेरा आंसर आया हुआ है 56 में प्लस 1 होल 1/7 किया, तो ये मेरे पास क्या बन गया? 57 होल 1/7। तो इस तरीका से आपके जो भी डाउट्स हैं
वो हम लेंगे और अपने मैथ्स को कवर करेंगे। तो आज के लिए आपको सिर्फ एक चीज याद करनी पड़ेगी, जो याद करनी पड़ेगी वो है मेरे पास ये परसेंटेज टेबल। ये सब लोग आप अपनी कॉपीज पे लगा सकते हैं, अपनी वॉल पे लगा सकते हैं, या जहां पे भी आप पढ़ते हैं वहां पे इस परसेंटेज टेबल को लगा के 1 या 2 दिन में इसको याद कर सकते हैं, और फिर हम आगे अपने परसेंटेज को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, आज की क्लास में कुछ ज्यादा बर्डन नहीं रखेंगे। आज की क्लास में हम सिर्फ ये परसेंटेज टेबल को अगली क्लास तक याद करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, आज इतना ही रखते हैं।